सरस्वती के लहजे में बला का एतमाद था, लेकिन उसने डीसीपी राकेश्वर के बारे में जो कुछ बताया था उस पर जूं का तूं यकीन करना मेरे लिए मुश्किल था। अगर वो इतना ही फर्शनास पुलिस अफसर है तो उसकी अमलदारी में इतना अंधेर कैसे है। वैसे भी मैंने प्रदीप सेन से निपटने के लिए अपने जहन में जो अबूरी मंसूबा बनाया था उसमें डीसीपी राकेश्वर या उसके महकमे के अमल दखल की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरह तो मैं खुद कई तरह के कानूनी बखेड़ों में उलझ सकता था। मैंने अपना इस्तराब छुपाते हुए सरस्वती से कहा, आपके कहने का मतलब ये है कि साहिबजादा को वापसी में देर लग सकती है। उसने मेरे लहजे की संजीदगी से कुछ सरासीमा सी होकर असबात में सर हिलाया। मैंने फौरन ही अपनी बात आगे बढ़ाई। कहा, तो फिर ये भी मुमकिन है कि वो अपने दोस्त डीसीपी के पास ही मुस्तकिल कयाम रखें। अगर वो प्रदीप सेन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो वहाँ रहकर वो ज्यादा सहूलत से अपने इरादों को अमली जामा पहना सकते हैं। सरस्वती ने इस बात की भी तायद की। इस पर मैंने कहा, आप खुद भी तो अनंतपुर से ताल्लुक रखती हैं, क्या आप बता सकती हैं कि अगर मैं अपनी गाड़ी में वहाँ का रुख करना चाहूँ तो कितनी देर में वहाँ पहुँच सकता हूँ। उसने कुछ सोचकर जवाब दिया। बोली, यहाँ से अनंतपुर का फासला लगभग 30 मील है। मेरा ख्याल है आप 1 से सवा घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं। मैंने कहा, तो ठीक है, मैं अभी यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। आप बता सकती हैं कि आनंदपुर में डीसीपी की सरकारी रिहाइशगाह कहाँ वाक़ है। सरस्वती मेरी रहनुमाई करने लगी कि अनंतपुरा की कचहरी के अकब में एक सरकारी कॉलोनी वाक़ है। डीसीपी का आलीशान बंगला वहीं वाक़ है, लेकिन फिर अचानक उसे एक ख्याल आया। बोली, सुप्रू जी, मैंने शायद आपको बताया था कि अनंतपुर में अब भी मेरी जाती रिहाइशगाह मौजूद है, जहाँ मेरी एक अजीज बुजुर्ग खातून तन्हा मुकीम है। वो पहले मेरे यहाँ खादिमा थीं, अब भी मुनासिब उजरत और क़याम के इवज़ मेरे घर की देखभाल और सफाई सुथराई का ख्याल रखती हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं भी आपके साथ अनंतपुर चलती हूँ। आप मेरे घर में क़याम करें। आपको डीसीपी के सरकारी बंगले या दफ्तर में जाकर साहिबजादा से मुलाकात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं महिपाल को भेजकर साहिबजादा को अपने गरीब खाने पर बुलवा लूंगी। सरस्वती ने एक तरह से मेरे दिल की बात कह दी थी। जिले के सबसे बड़े पुलिस अफसर के सरकारी बंगले पर जाकर एक दूसरे जिले के सबसे बड़े पुलिस अफसर से मुलाकात का तसव्वुर मेरे लिए बिलाशुबा इंतहाई इज़्तिराब अंगेज था। मुझे उन दोनों के सामने अपना झूठा तारुफ करवाना पड़ता और प्रदीप सेन के ठिकाने पर उसके कारिंदे की हैसियत से अपनी मौजूदगी का अहवाल और पस मंजर भी बताना पड़ता। वो दोनों कोई आम शहरी नहीं बल्कि घाघ पुलिस अफसर हैं। वो इतनी आसानी से मेरी मनगढ़ंत बातों से मुतमईन नहीं होंगे। बाल की खाल निकालना उनकी तरबियत का हिस्सा और पेशे का बुनियादी तकाजा है। मेरी बातों की सच्चाई पर शक होने पर ये दोनों प्रदीप सेन की बजाय मेरी असलियत का पता लगाने पर तुल गए तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। बेहतर यही है कि मैं डीसीपी राकेश्वर से पल्लू बचाते हुए साहिबजादा से ऐसे दोस्ताना माहौल में मुलाकात करूं कि मेरी हिमायत के लिए सरस्वती भी वहां मौजूद हो। मैंने अपनी खुशगवार दिली कैफियत छुपाते हुए कहा, ये तजवीज भी खासी मुनासिब है। अगर आपकी यही सलाह है तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप तैयारी कर लें, फिर रवाना हो जाएंगे। सरस्वती ने खुश होकर कहा, मुझे क्या तैयारी करनी है, चंद मलबूसात एक सफरी बैग में डालने हैं बस। मैं महिपाल को भी तैयार होने को कह देती हूँ। मैंने कहा, मेरा ख्याल है महिपाल को साथ ले जाने की जरूरत नहीं। आप इत्मीनान रखें, मैं आपको हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूंगा। ताहम आपकी हवेली की पासबानी के लिए महिपाल का यहाँ रहना ज्यादा मुनासिब रहेगा। सरस्वती चंद सानिये मेरी बातों पर गौर करती रही, फिर बोली, मेरा ख्याल है आप ठीक कह रहे हैं। मुझे पहले तो हवेली को तन्हा छोड़कर जाते हुए कभी तरद्दुद नहीं हुआ, लेकिन अब हालात वाकई बदल गए हैं। महिपाल का यहाँ रहना ज्यादा मुनासिब रहेगा, मैं उसे बता देती हूँ। इत्तेफाक की बात है कि ऐन उसी वक्त महिपाल चाय लेकर खुद ही वहाँ पहुँच गया। सरस्वती ने मुख्तसर लेकिन जामे अल्फाज में उसे सब कुछ समझाया और अपनी गैर मौजूदगी में मजीद एहतियात बरतने की हिदायत की। सरस्वती ने वाकई तैयार होने में ज्यादा वक्त न लिया। कुछ ही देर में हम दोनों अनंतपुर जाने के लिए हवेली से निकल आए। सरस्वती का सफरी बैग महिपाल ने उठा रखा था। मैंने उन दोनों को वहीं रुकने को कहा और खासे फासले पर मौजूद अपनी गाड़ी को चंद ही मिनटों में वहीं ले आया। महिपाल ने उसका सफरी बैग गाड़ी की अकबी सीट पर रखा और सरस्वती मेरे साथ वाली नशिस्त पर बराजमान हो गई। सरस्वती का अंदाजा लगभग दुरुस्त साबित हुआ। हम कोई 1.5 घंटे में अनंतपुर की हुदूद में दाखिल हो गए। सरस्वती का घर कदीम तर्ज का था, तहाम उसकी अच्छी तरह देखभाल और मुरम्मत और बिजली की मौजूदगी की वजह से रिहाइश के लिए बहुत मुनासिब हालत में था। अनामिका नामी बुजुर्ग खातून ने निहायत खंदा पेशानी से हम दोनों का इस्तकबाल किया और मना करने के बावजूद खाने के इंतजामात में लग गई। सरस्वती मुझे साथ लिए दूसरी मंजिल पर मौजूद आरास्ता और पैरास्ता ख्वाबगाह में आ गई। बोली, आप यहाँ आराम करें,
मेरी आमद का सुनकर कुछ ही देर में यहाँ मुझसे मुलाकात के लिए आने वालियों का मेला लग जाएगा। जमीनी मंजिल पर आप खामखा परेशान होंगे। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, मगर मेरी दरखास्त है कि जल्द से जल्द साहिबजादा को मुलाकात का पैगाम भिजवा दें। उसने फौरन कहा फिक्र न करें, अनामिका मौसी का भतीजा विक्रम अभी कुछ देर में आने वाला है। वो मेरे लिए घरेलू अशियाए जरूरत की खरीदारी जैसे छोटे मोटे काम करता है। मैं उसे साहिबजादा के नाम पैगाम देकर साइकिल पर फौरन रवाना कर दूंगी। समझदार बंदा है, साहिबजादा को ढूंढ निकालेगा। मैंने ऊपरी दिल से उसका दावा तस्लीम कर लिया, लेकिन इज़्तिराब ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अगले 2 घंटे तक साहिबजादा की कोई खैर खबर न मिली तो मैं झुंझुलाहट का शिकार हो गया। इस दौरान में सरस्वती एक मर्तबा मेरे पास ये खुशखबरी सुनाने आई थी कि उसने विक्रम के हाथ साहिबजादा को पैगाम भेज दिया है, मगर वो मेरे पास ज्यादा नहीं ठहरी। जमीनी मंजिल से बुलावा आ गया था। मुझे लगा कि मैं खामखा वहाँ अपना वक्त जाया कर रहा हूँ। सरस्वती को साथ यहाँ लाना भी गालिबन गलत फैसला है। तन्हा अनंतपुर आकर साहिबजादा से मुलाकात करना ज्यादा मुनासिब रहता। मेरा जब्त जवाब देने ही वाला था कि सरस्वती कमरे में दाखिल हुई। बोली, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, आपको यहाँ कैदी बनाकर बिठा दिया और आपको बिल्कुल वक्त नहीं दे पाई। बहरहाल मैंने सबको कल तक के लिए टाल दिया है। उसने गालिबन मेरे चेहरे से बेजारी भांपते हुए जल्दी से कहा, आपके काम की खबर ये है कि मेरा पैगाम साहिबजादा तक पहुँच गया है। वो रात का खाना हमारे साथ खाएंगे। ये सुनकर मैंने इत्मीनान का गहरा सांस भरा। इसका मतलब है अगले 2-3 घंटे में साहिबजादा से मुलाकात की ये उलझन तो खत्म हो जाएगी। सरस्वती की जबानी उसके बचपन और लड़कपन के किस्से सुनते ये वक्त भी गुजर गया। बिलाखिर अनामिका मौसी ने इत्तला दी कि साहिबजादा तशरीफ ला चुके हैं। ये सुनकर सरस्वती ने तो खुशी का इजहार किया ही, खुद मुझे भी दिली मुसर्रत हुई। हम दोनों जमीनी मंजिल पर वाक़े नशिस्त गाह में पहुंचे तो मुझे सामने एक दराज कद गोरा चिट्टा वजीहो शकील अधेड़ उमर शख्स नवाबाना शान के साथ एक गाँव तकिए से टेक लगाए बैठा नजर आया। उसने कलफ लगा सफेद कुर्ता शलवार पहन रखा था जो उसकी शख्सियत पर खूब सज रहा था। वो हमें कमरे में दाखिल होते देखकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसकी ये अदा मुझे बहुत भली लगी। अपने आला मर्तबे से कतई नजर ये शख्स हकीकी मानों में एक वफादार इंसान है। उसने सरस्वती के आदाब का खंदा पेशानी से जवाब दिया और फिर आगे बढ़कर गर्मजोशी से मुझसे मुआनिका किया। बोला, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई सुप्रो जी। उसने खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कहने दीजिए कि सरस्वती ने आपकी इतनी तारीफ की है कि मुझे आपसे मिलने के इश्तियाक के साथ साथ थोड़ा हसद भी महसूस होने लगा था। उसके मुसाफे में तवानाई थी। अब मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि सलाहुद्दीन की बाकायदगी से कसरत करने की आदत साहिबजादा की सोहबत का ही नतीजा थी। उसने मुझे अपने पहलू में बिठाते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको बार बार जहमत बर्दाश्त करना पड़ी। यकीन कीजिए मैं खुद आपसे मुलाकात का गहरा इश्तियाक रखता था। मैंने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, चलें। हमारी आंख मचोली बिलाखिर एक खुशगवार अंजाम से दो चार हुई। इस मौके पर सरस्वती ने मुदाखलत की। बोली, इसके लिए आप दोनों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आप दोनों आपस में खुलकर बातें करें। मैं जरा रसोई का चक्कर लगा कर आती हूँ। इतने खासुल खास मेहमान आए हैं, कहीं खातिर तवाज़ु में कोई कसर न रह जाए। मेरी तरह शायद साहिबजादा भी यही चाहते थे। सरस्वती के रुखसत होते ही उन्होंने दोस्ताना लहजे में कहा, सरस्वती जी ने आपके बारे में काफी कुछ निहायत तफसील से बताया है जावेद साहब। आपने उन्हें शायद अपना कुछ और नाम बता रखा है। मैंने उसकी बात उचकते हुए कहा, जी हाँ, दरअसल इनसे मेरी पहली मुलाकात प्रदीप सेन के यहाँ हुई थी, जो मुझे हरि प्रसाद सुप्रो के नाम से जानता है, इसलिए ये भी मुझे सुप्रो कहकर पुकारती हैं। वैसे भी मैंने इन्हें बता दिया था कि मैं मजहबन मुसलमान हूँ। साहिबजादा मेरी बात सुनकर मानी खेज अंदाज में मुस्कुराए। बोले, मुझे यकीन है आपने भाई सरवत निजामी को जो नाम बताया है वो भी असली नहीं है, मगर मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। सरस्वती ने आपके बारे में जो कुछ बताया है उससे मेरे लिए ये जानना मुश्किल नहीं है कि आप एक गैर मामूली इंसान हैं, लेकिन मेरे लिए आपकी इंसान दोस्ती इससे भी बढ़कर काबिल एहतराम है। आज के दौर में कौन किसी की खातिर अपनी जिंदगी दाव पर लगाता है। वैसे भी आपने सरस्वती के तहफ्फुज के लिए जो कुछ किया उसका एहसान मैं किसी तरह भी नहीं उतार सकता। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को गहरा इत्मीनान हासिल हुआ। यूं समझें कि जहन पर से एक बोझ उतर गया। मुझे तो ये अंदेशा बेचैन किए दे रहा था कि वो असल शख्सियत का खोज लगाने पर तुल गया तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैंने खुलूस दिल से कहा, मैं इस कुशादा दिली के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इमादुद्दीन साहब। मेरी मजबूरियां हायल न होती तो मैं खुद अपने बारे में सब कुछ बता देता। बहरहाल आप बताइए, प्रदीप सेन और उसके कारिंदों से निमटने और उन मजलूम बच्चियों को आजादी दिलाने के लिए आपने क्या प्रोग्राम बनाया है।
साहिबजादा मेरी बात सुनकर संजीदा हो गए। बोले, सरस्वती ने मुझे जो कुछ बताया है उसकी रोशनी में मामला बहुत गंभीर और संगीन लग रहा है। हमें एक ऐसे सफाक मुजरिम का सामना है जिसके लिए इंसानी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं, मगर मसला ये है कि वो समाजी और सियासी एतबार से इंतहाई ताकतवर है। मेरी इस मामले पर अपने दोस्त डीसीपी राकेश्वर से तफसीली बात हुई है और हम दोनों इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रदीप सेन के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले हमें उसकी शैतानी हरकतों के ठोस शवाहिद इकट्ठे करने होंगे। साहिबजादा जो कुछ कह रहा था वो मेरे अंदेशे के ऐन मुताबिक था। मुझे कतन शुबा नहीं था कि प्रदीप सेन जैसे शातिर मुजरिम को कानूनी कार्रवाइयों से हरगिज नहीं घेरा जा सकता, बल्कि इस तरह तो उसे बचाव की तरकीबें आजमाने का मौका मिल जाएगा। मगर क्या मैं ये बातें कानून की ताकत पर अंधा यकीन रखने वाले इस शख्स को समझा सकता हूँ? मैंने अपने ख्यालात यकजा करके मजबूत लहजे में कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है इमाद साहब, मगर आपने खुद ही प्रदीप सेन की ताकत और असर व रसूख का एतराफ किया है। इस इलाके के महकमा पुलिस में भी ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो उसका दिया खाती और उसी के लिए काम करती हैं। मुझे अंदेशा है कि पुलिस ने जैसे ही उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कार्रवाई शुरू की, बल्कि शायद उससे पहले ही उसके एजेंट उसे खबरदार कर देंगे। उसके बाद अपनी कैद में मौजूद दोनों बच्चियों और तमाम गैर कानूनी आलात और शवाहिद को सुनीता भवन से गायब करना उसके लिए बच्चों का खेल है। वो खतरा सर पर देखकर अपनी ज़रई जागीर में दफन 2 दर्जन से जायद बेगुनाहों की लाशें भी वहां से मुंतकिल कर देगा। साहिबजादा इमाद मेरी बातें गहरी तवज्जो से सुन रहा था। उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो उसने एक गहरा सांस खींचा। बोला, आपके दलाइल में बहुत वजन है सुप्रो जी, मगर आप ही बताइए हमारे पास कानूनी कार्रवाई के अलावा कौन सा रास्ता है? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि फैसला कुन कार्रवाई से पहले ये सब सीग़े राज में रहे। राकेश्वर बहुत ज़हीन और मुस्तैद पुलिस अफसर है, वो ये सब मामलात हमसे बेहतर समझता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम उस पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं। ये सुनते ही मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, आपको अपने दोस्त के बारे में मुस्बत ख्यालात रखने का पूरा हक है इमाद साहब, मगर ये भी तो हकीकत है कि प्रदीप सेन ने ऐन उनकी नाक के नीचे ये अंधेर मचा रखा है और उन्हें आज तक कानो कान खबर न हुई। मुझे यकीन था कि मेरे लहजे की काट उसे मुस्तरिब करने के लिए काफी है, बल्कि अगर ये नाजुक मिजाज हुआ तो मेरी बात को अपनी अहानत गर्दान कर बरा फरोख्ता भी हो सकता है। मगर इन अंदेशों के बरक्स मैंने साहिबजादा के वजीह चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार होते देखी। बोला, भाई ये आपने गोया तुरुप का पत्ता फेंक दिया सुप्रो जी। मैं मानता हूँ कि जिले पुलिस के सरबराह का इतने खतरनाक मुजरिम की कार्रवाइयों से बेखबर होना दलालत करता है कि वो या तो नाअहल है या फिर शरीके जुर्म, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि राकेश्वर इन दोनों ही तारीफों पर पूरा नहीं उतरता। प्रदीप सेन के करतूतों से उसकी लाइल्मी का असल सबब यह है कि वो 1 माह पहले ही नेलोर से यहाँ ट्रांसफर हुआ है और अभी अमलदारी मजबूत बनाने के इब्तिदाई मराहिल में है। मैं चाहूंगा कि आप बजाते खुद उससे मुलाकात करें और सारा मामला उसके गोश गुजार करें। मैंने अपना लहजा हत्तुल इम्कान किसी हैजान या इस्तराब से पाक रखते हुए कहा, जो हुक्म जनाब, मगर हम पहले आपस में किसी नतीजे पर पहुंच जाएं तो ज्यादा मुनासिब होगा। मुझे यकीन है कि सरस्वती ने आपको सब कुछ जामे अंदाज में बता दिया होगा, मगर फिर भी मेरा ख्याल है मुझे सबसे पहले आपको तफसील से बताना चाहिए कि ये मामला कैसे मेरे इल्म में आया और मेरी नाकिस कोशिशों से मुझ पर क्या क्या इंकिशाफात हुए। शायद मामले के ऐसे पहलू भी आपके इल्म में आ जाएं जो सरस्वती न बता पाई हो। दरमियान में वजाहत के लिए सवालात करने से मामला मजीद बेहतर अंदाज में समझ आ सकेगा। साहिबजादा ने तायद में सर हिलाया। इस पर मैंने अपना मुख्तसर फर्जी तारुफ करवाया और फिर नाम नेहाद सयाहत के दौरान कर्नाटका से आंध्र प्रदेश में दाखिल होने के बाद कोठा पीठा में सुंदर और उसके साथियों से मुलाकात और फिर राजू और फिर खुद प्रदीप सेन की जबानी नशे में उसके करतूतों की रुदाद सुनने का अहवाल बताया। फिर सुनीता भवन पहुंचने पर वहां जारी कार्रवाइयों और दोनों असीर बच्चियों के बारे में बताया। मेरी कोशिश थी कि इस सारे मामले में अपनी कोशिशों की बजाय ज्यादा से ज्यादा इंकिशाफात को महज इत्तेफाक का नतीजा बताऊं। साहिबजादा ने मेरी तमाम बातें तवज्जो से सुनी और इक्का दुक्का सवालात के अलावा मेरी गुफ्तगू में मुदाखलत नहीं की। अलबत्ता जब क़िबला निजाम का जैकब हीरा चुराने का जिक्र आया तो वो बुरी तरह चौंक उठे। वो चंद लम्हों तक गोया बेयकीनी के आलम में मेरा चेहरा देखते रहे। फिर उन्होंने सनसनाते से लहजे में कहा, यकीन नहीं आ रहा, वो लफंगा प्रदीप सेन हिंदुस्तान की तारीख की शायद सबसे बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा है। मैंने उसकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, कर नहीं रहा हुजूर, वो तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, बस मेरे सुनीता भवन वापस लौटने का इंतजार हो रहा है, क्योंकि मुझे उसने अपने लुटेरों के गिरोह का सरगना मुकर्रर कर रखा है।
सरस्वती से आपको ये मालूम नहीं हो सका होगा कि उसने क़िबला निजाम के किंग कोठी पैलेस पर यलगार के लिए कई स्टेन गन्नों और दर्जनों दस्ती बमों का जखीरा भी सुनीता भवन में इकट्ठा कर रखा है। मेरी बात सुनकर वो चौंका और हैरान से लहजे में बोला, बदमाशों का गिरोह, स्टेन गन्स, हैंड ग्रेनेड्स। ये बदबख्त तो मेरे अंदाजे से ज्यादा खतरनाक मुजरिम निकला। इसने तो अच्छी खासी जंगी तैयारियां कर रखी हैं। बहरहाल आपने ये सब कुछ बताकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आसान बना दी है। राकेश्वर को बताऊंगा तो सारी कानूनी भूल भुलैया भुलाकर फौरन प्रदीप सेन के किले पर रेड के लिए तैयार हो जाएगा। अगर उसके कब्जे से सिर्फ ये हथियार ही बरामद हो जाएं तो उसे तवील मुद्दत के लिए सलाखों के पीछे बंद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। तब मैंने साहिबजादा से पूछा, इमाद साहब, आपने ये तो बताया ही नहीं कि प्रदीप सेन की कैद में मौजूद मरहूम राय अहमद अली की दोनों बेटियों के बारे में क्या सोचा है? उन्हें रिहाई दिलाने के बाद मजबूत सहारा दरकार होगा, जबकि उनके वालिद की मकबूजा जायदाद उन दोनों को दिलाने के लिए उन्हें आपकी मदद और सरपरस्ती की जरूरत होगी। साहिबजादा ने कहा, क्या आप बता सकेंगे सुपरो जी कि उन दोनों की क्या उम्रें होंगी? मैंने जवाब दिया, यकीन से कुछ कहना मुश्किल है, मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक बड़ी वाली बहन कोई 25-26 साल और छोटी 18-19 साल की होगी। साहिबजादा ने कुछ सोचने के बाद कहा, उन्हें उस जालिम की कैद से रिहा करवाने के बाद मैं इंशाल्लाह उन्हें अपनी बेटियों की तरह का तहफ्फुज फराहम करूंगा। मेरा ख्याल है उन्हें मुस्तकिल तहफ्फुज फराहम करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अच्छे लड़के देखकर उनकी शादी कर दी जाए। बल्कि उनमें से बड़ी बहन के लिए तो एक बहुत ही नेकतवार और बाज़मीर लड़का पहले ही मेरी नजर में है। मेरी हैदराबाद वाली हवेली में तुम सलाहुद्दीन को बखूबी देख चुके हो। वो मेरी मुंतखब करदा लड़की को जिंदगी भर पलकों पर बिठा कर रखेगा। साहिबजादा की बात सुनकर मुझे खुशी हुई। वाकई हैदराबाद में उन चंद मुख्तसर सी मुलाकातों में मुझे सलाहुद्दीन बहुत अच्छा लगा था। उधर साहिबजादा संजीदगी से बोले जा रहे थे। बाकी रही उन्हें उनके मरहूम वालिद की जायदाद दिलवाने की बात, तो अगर उनके वालिद की वसीयत और जायदाद की कानूनी दस्तावेजात आपके पास मौजूद हैं तो उन्हें उनका हक दिलवाने की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। इस गुफ्तगू के दौरान में हमने खाना खा लिया था और सरस्वती भी हमारी गुफ्तगू में शामिल हो गई थी। उसने साहिबजादा को यकीन दिलाया कि राय अहमद अली की जायदाद के कागजात उसकी खुफिया तिजोरी में बिल्कुल महफूज हैं। उनके बारे में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। इस पर साहिबजादा ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन आप उन्हें अपने साथ ले आती तो अच्छा होता। मैं उन्हें राकेश्वर को दिखा देता तो हमें प्रदीप सेन के खिलाफ हिकमत अमली बनाने में आसानी हो जाती। इस पर मैंने कहा, अगर आप इसे जरूरी समझते हैं तो उन दस्तावेजात को अब भी लाया जा सकता है। मैं कल सुबह सरस्वती को अपने साथ गोटी ले जाऊंगा। हम 3-4 घंटे के अंदर वापस लौट आएंगे। साहिबजादा ने पुरजोश लहजे में कहा, ऐसा हो जाए तो बेहतर है। मेरा ख्याल है हम ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में प्रदीप सेन के खिलाफ बहुत ही मजबूत केस तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद हम राकेश्वर के तवस्सुत से उसके ठिकाने पर छापे की कानूनी इजाजत और प्रदीप सेन और उसके कारिंदों की गिरफ्तारी का वारंट हासिल करके उनकी गर्दन दबोच लेंगे।